हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 8 टर्म 2 एग्जाम 2022 सोशल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल लाए हैं। बस वीडियो को अंत तक देखोगे तब यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, पूरा तरह से अंत तक देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के लिए। क्या है पहला क्वेश्चन? मिश्रित कृषि क्या है? जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तब उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कार्य, कृषि का काम भी हो रहा है और साथ में पशुपालन का भी काम कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि, याद रखिएगा। दूसरा नंबर में सती कौन कहलाती है? वह विधवा जो अपने पति के मरने के बाद स्वयं को उसकी जलती चिता पर जल जाती है, उसको सती कहते हैं। फिर से समझो, वह विधवा, विधवा मतलब जिसका पति मर चुका है, जो अपने पति के मरने के बाद स्वयं को यानी खुद को उसकी जलती चिता पर जल जाती है, यानी उसका जो चिता जल रहा है उसी पर वो खुद को अपने उसी पर जला लेती है, तो इसको हम लोग सती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस जो एंडफील्ड नामक राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलने पड़ते थे। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रहेगा, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सैनिक विद्रोह क्या है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों को हुक्म मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, छठा नंबर में रामस्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? रामस्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? इसका क्या रीजन बताना आपको। कांग्रेस के अधिवेशन में जाति के अनुसार बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसे देखकर रामस्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो रीजन समझ में आ गया। कांग्रेस के अधिवेशन में जाति के अनुसार, यानी जाति के अनुसार बैठ मतलब जो जिस जाति के मुताबिक बंटवारा होने लगा, तो इसको देखकर रामस्वामी क्या किए, उसने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, मानव एक संसाधन है। कैसे? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों को अपनी योग्यता के अनुसार उपयोगी बनाता है। इसके लिए वह अपनी शारीरिक क्षमता व तकनीकी ज्ञान का उपयोग करता है। अर्थात मानव के बिना संसाधन का निर्माण संभव नहीं है। शिक्षित और स्वस्थ मानव ही संसाधनों को विकसित कर सकता है। इस प्रकार मानव अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का उपयोग करता है, अतः मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो काफ़ी आसानी से समझ में आ गया आपको। देखो, इसका पीडीएफ भी तुम चाहते हो तो पीडीएफ यहाँ पर इजी वे में मिल जाएगा। और फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट कर देना थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र बंगाल प्रांत था। याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के जो प्रमुख केंद्र थे वो बंगाल प्रांत था। ढाका यानी वर्तमान बांग्लादेश सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में अनेक केंद्र स्थापित थे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? जन सुविधाएं क्या होती है? देश के विकास और लोगों के जीवन स्तर से उन्नत बढ़ाने के लिए कुछ सुविधाएं अनिवार्य होती है। यानी कि देश का विकास, यानी देश का विकास होगा तो लोग का विकास होगा। देश के विकास और लोगों के जीवन स्तर से उन्नत बढ़ा, यानी लोगों का जो जीवन स्तर है उसको थोड़ा सा बढ़िया करने के लिए कुछ सुविधाएं बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आधारभूत संरचना, यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, पेयजल, अच्छा पानी भी ज़रूरी है, स्वच्छता यानी साफ़ सुथरा भी ज़रूरी है, सामाजिक सुरक्षा, समाज में आपको समाज में सुरक्षा भी मिले वो भी ज़रूरी है, और आजीविका के उपयुक्त अवसर इत्यादि सुविधाएं जन सुविधाएं या सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? 19वीं शताब्दी में लोगों में आम धारणा यह बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी, अगर नहीं, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा
लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो वह घरेलू कामकाज यानी जो घर का कामकाज, अगर स्कूल चले जाती है लड़कियां, 19वीं शताब्दी का सोच बता रहे हैं, क्या इसका धारणा था कि अगर लड़की स्कूल जाने लगेगी तो वह घरेलू कामकाज में ध्यान नहीं देगी, यानी घर का कामकाज में उसका ध्यान एकदम नहीं रहेगा। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, लोगों की इसका पूरा भी आंसर नहीं हुआ है, गुजरना पड़ता है। लोगों की धारणा थी कि इस तरह आने जाने से, मतलब लोग का धारणा था कि इस तरह से आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी। वैसे माता पिता जिनके विचार संकीर्ण नहीं थे, उन्होंने घरों में ही लड़कियों को पढ़ाने की लिए व्यवस्था की। समझ गए क्लियर तरीके से कि मतलब ऐसा उसका धारणा था कि आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी, इसलिए इसको घर ही में पढ़ा सकते हैं हम और घर का काम भी हो जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक आपको बता दें यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम में आप वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का, या आप कमेंट करना, हम उसको आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। तो आप टेलीग्राम में जब आप वहाँ पर फॉलो कर लोगे तो वहाँ पर इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बस आप कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। देखो, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है। जीवन निर्वाह कृषि, इसके अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, ऐसे कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सके, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। समझ गए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा नंबर में क्या है, अधिक आबादी वाले देशों जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्यतः खदान उगाए जाते हैं। तो ये जो अधिक आबादी वाले जो देश हैं, चीन है, जापान है, भारत है, श्रीलंका है, इस सब में इस प्रकार की कृषि का एक्चुअली यूज़ किया जाता है, मतलब उत्पादन बोल सकते हैं, किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, यह बड़े बड़े फॉर्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। चाय, रबड़, गेहूं अथवा कहवा आदि की कृषि इसके उदाहरण है। ये वाणिज्यिक कृषि कहलाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े फॉर्म पर इसका। तो आई होप यहाँ तक ये क्लियर हुआ। ये हमने टोटल 12 इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम तो चाहेंगे कि आप इसको बढ़िया से पढ़ लें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट आएगा वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका पूरे का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट शेयर करो, और आगे क्या बोलेंगे, एक लाइक तो बनता है, और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।